Hi, good morning, student. Today we are discuss about your respiratory system. ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी डिजीज आएगी, पोर्शन आएगा, उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करें रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें फर्स्ट डिजीज है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब सीओपीडी। ठीक है। क्रोनिक का मतलब लंबे समय तक लगातार चल रही है कोई डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जिसकी जैसे जो पल्मोनरी डिजीज है, मतलब एयरवे के अंदर कोई रुकावट आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसको अपन बोलते हैं सीओपीडी। अब देखो, इट इज आल्सो कॉल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, मतलब इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कोल्ड बोलते हैं अपन। और क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, जो आपका एयर फ्लो है लंग्स के अंदर, जो एयर फ्लो आ रही है आउट हो रही है वापस, उसके अंदर क्या हो जाता है, लिमिटेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन CAL काल। ठीक है। तो ये दो टर्म है जो डिफाइन करती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को। अब देखो, इट इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये एक प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, करेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक और रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो, जिसमें क्या होता है, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक, और रिकरेंट बार बार रिपीट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जो एयर फ्लो होता है, एयर आउट लंग्स के अंदर आती है और वापस बाहर जाती है, CO2 ऑक्सीजन लेना और CO2 को छोड़ना, जो फ्लो है उसका एयर का फ्लो, उसमें क्या आता है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है, रुकावट आती है उस। ठीक है। तो डिसऑर्डर मेनली क्या होता है, जो एयर फ्लो होता है उसका लिमिटेशन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है सीओपीडी इंक्लूड। अब सीओपीडी कितने डिजीज से ग्रुप ऑफ डिजीज है, एम्फाइसीमा होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस होता है जिसको ब्रोंकिटेसिस बोलते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, एंड एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ये चार से मिलकर सीओपीडी बनता है। अब देखो, ब्रोंकिटाइसिस मीन्स the chronic dilation of bronchi usually in lower portion of the lung, मतलब ब्रोंकिटाइसिस क्या होता है, क्रोनिक डायलेशन होता है, मतलब लंबे समय तक चल रहा है, जो डायलेट करता है, जो ब्रोंकाई होती है लंग्स की। ठीक है। ट्रेकिया क्या, तो ब्रोंकाइस होता है पार्ट, यूजुअली लोअर पोर्शन, जो लंग्स का लोअर पोर्शन होता है, वहां पे क्या होता है, ब्रोंकस का डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, कॉज बाय डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन, मतलब लंबे समय तक कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंकस है वो डायलेट हो जाते हैं लोअर पार्ट ऑफ लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंकिटाइटिस कॉज होता है। नेक्स्ट है, ड्यू टू सीओपीडी वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो इनटू लंग्स डिक्रीज एंड एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज, मतलब कि सीओपीडी की वजह से क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है एयर फ्लो का लंग्स के अंदर, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एयर आने का, और जो एयर रेजिस्टेंस है, जो एयर वहां पे रेजिस्टेंस होती है, मतलब एयर प्रेजेंट होती है, उसका वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब वापस बाहर उसी अमाउंट में बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस होना। नेक्स्ट है, इट इज ए फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आफ्टर हार्ट अटैक, कैंसर एंड सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, मतलब ये क्या है, फोर्थ लीडिंग कॉज, मतलब चौथा डिजीज डेथ का कॉज है, इंसान है, चौथी डिजीज है जिससे इंसान मरता है, मतलब हार्ट अटैक हो गया, कैंसर है और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में बात, ये चौथी डिजीज है जिससे इंसान की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जो कॉज करते हैं सीओपीडी को। अब देखो, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड गैसेज, आप ऐसे ऑक्यूपेशन में, व्यवसाय में काम करते, जैसे कोई चेजे का काम करता है, मिट्टी के अंदर काम करता है, माइंस में काम करता है, वहां पे डस्ट और गैसेज होती है, जो क्या करती है, आपके ब्रोंकियल्स को, लंग्स को अफेक्ट करती है। फिर आता है एजिंग है, एजिंग प्रोसेस है, मतलब एल्डरली जो पर्सन बूढ़ा हो गया है, हेरिडिटरी है, एयर पोल्यूशन के अंदर अब आप वर्क वगैरह करते हो, वो स्मोकिंग क्या होता है, मेजर रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग वजह से लंग्स के अंदर क्या होता है, जो लंग्स है वो डैमेज होने लगते थे धीरे धीरे, ब्रोंकियल्स है, लंग्स की जो पेरेन्काइमल सेल्स है वो डैमेज उससे कॉज करता है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया होगी, लंग्स की पेरेन्काइमल सेल्स है वो अगर डैमेज हो रही है, उनमें अगर इन्फेक्शन हो तो वो कॉज करता है निमोनिया को। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब इस डिजीज के क्या क्या लक्षण होते हैं। अब देखो, बैरल चेस्ट ड्यू टू एम्फाइसेमा, अब बैरल चेस्ट सीन होगी, जो पेशेंट की जो चेस्ट है वो कैसी बैरल शेप की दिखेगी। एम्फाइसीमा क्या होता है, परमानेंट ओवर डिस्टेंशन ऑफ एयर स्पेस, एग्जांपल एल्यूलाई, मतलब जो परमानेंट ओवर जो एयर स्पेस है लंग्स के अंदर, उसका क्या ओवर डिस्टेंस मतलब बड़ा हो जाता है, जैसे एग्जांपल एल्यूलाई के अंदर। ठीक है, एल्यूलाई है वो क्या होती है, लार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैरल चेस्ट शेप का अपन को सीन होता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एसेसरी मसल फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग, फिर क्या होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए जो एसेसरी मसल्स है उनका यूज किया जाता है। फिर आता है ऑर्थोपेनिया,
ऑर्थोपेनिया क्या होता है? लेबर्ड ब्रीथिंग दैट अकर्स व्हेन लाइंग फ्लैट। जब आप लाइंग फ्लैट सो रहे हो, मान लो लाइंग लेटे हुए फ्लैट सीधे, तो आपको क्या होगा? स्लो रेस्पिरेशन होगा और प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग लेने के अंदर। और इंप्रूव व्हेन स्टैंडिंग, जब आप बैठे होंगे और सिटिंग पोजीशन होंगे, ठीक है, या खड़े होंगे, तब आपको क्या होगा? ब्रीथिंग पैटर्न है वो नॉर्मल होगा। तो इसको बोलते हैं ऑर्थोपेनिया। फिर आता है विजिंग एंड विस्लिंग। विजिंग एंड विस्लिंग ड्यू टू नैरो ऑफ एयरवे। आपका जो एयरवे है वो क्या हो रहा है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। उसकी ऑब्स्ट्रक्शन वजह से क्या है? जो आपका एयरवे है वो क्या हो गया? नैरो हो गया, क्यों? ब्रोंकस डायलेट हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका एयरवे क्या है वो नैरो हो गया, उसकी जो साइज है वो कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? विजिंग मतलब विजिंग साउंड होगा, विस्लिंग साउंड होगा, मतलब जैसे विस्लिंग जैसे सीटी बजती है वैसा साउंड आएगा जब आप रेस्पिरेशन लोगे और छोड़ोगे तब। फिर आता है क्रैकल्स और रेल। लंग्स के अंदर क्या सिक्रेशन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से क्या होगा? क्रैकल्स और रेल साउंड आपको सुनाई देंगे। क्रैकल्स और रेल क्या होता है? अबनॉर्मल लंग साउंड प्रोड्यूस व्हेन एयर पास ओवर रिटेन्ड एयरवे सिक्रेशन। मतलब अबनॉर्मल लंग साउंड होगा, लंग साउंड वो नॉर्मल नहीं होगा, अबनॉर्मल होगा, क्योंकि व्हेन एयर पास और रिटेन्ड एयर मतलब एयरवे सिक्रेशन जो लंग्स के अंदर कलेक्ट हो चुका है, उसकी वजह से क्या आपको क्रैकल जैसे सुनाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइनोसिस एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। इसमें क्या होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एट द एंड ऑफ फिंगर्स। मतलब प्रोलिफरेशन हो जाएगा जो एंड ऑफ फिंगर्स के जो टिश्यू है आपके, सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑफ फिंगर्स के ऊपर जो आपके नेल के साइड में होते हैं, इनका क्या मतलब साइनोसिस और क्लबिंग ऑफ फिंगर्स का मतलब क्या होता है? ब्लू कलर डिस्कलेशन हो जाना। मतलब जो आपके एंड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू है नेल के पास फिंगर्स के, वहां पे क्या आपका ब्लूइश कलर डिस्कलेशन आपको दिखाई देगा, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन सही अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगी टिश्यू तक, जिससे क्या होगा? जो ब्लू डिस्कलेशन होगा उसको बोलेंगे साइनोसिस और क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। नेक्स्ट है पीएफटी सो डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी। मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, लंग्स का फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। वो क्या है? वाइटल कैपेसिटी को डिक्रीज बताता है कि इसमें वाइटल कैपेसिटी पेशेंट में क्या है? डिक्रीज है। अब वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होती है? जो आपकी श्वास लेने और छोड़ने के बाद जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो बचता है उसको बोलते हैं अपन वाइटल कैपेसिटी। मतलब इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और रेजिडुअल वॉल्यूम बचता है उसको मिला के बोलते हैं अपन वाइटल कैपेसिटी। फिर आता है प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। जो आप वापस एयर को छोड़ते हो, CO2 गैस को, ऑक्सीजन को ले लेते हो, उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। CO2 को वापस छोड़ते हो, एक्सपायरेशन। वो क्या आता है? उसमें ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि लंग्स क्या है आपके नैरो हो चुके हैं, ब्रोंकस है जो एयरवे आपका नैरो है, लिमिट है, जिसका क्या होगा? प्रोलोंगेशन होगा, लंबा टाइम लगेगा जब एक्सपायरेशन करोगे तब। नेक्स्ट है कोर पल्मोनले। कोर पल्मोनले क्या मतलब होता है? हाइपरट्रोफी एंड फेलियर ऑफ राइट वेंट्रिकल ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ लंग्स लाइक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब कोर पल्मोनले क्या होता है? हाइपरट्रोफी मतलब इनलार्जमेंट ऑफ साइज एंड सेल्स एंड फेलियर ऑफ जो राइट वेंट्रिकल है आपका हार्ट का, ठीक है, उसमें चार्ज, उसमें क्या हो जाता है? फेलियर हो जाता है, आपका राइट वेंट्रिकल काम करना, फंक्शन करना बंद कर देता है ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ लंग्स। क्योंकि लंग्स का डिसऑर्डर है लाइक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। आपका जो देखो प्रॉपर एयरवे ब्लॉक है, एयरवे प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी पार्ट है आपका, ठीक है, पल्मोनरी एरिया, उसमें क्या होगा? प्रेशर है, हाइपरटेंशन प्रेशर है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? राइट वेंट्रिकल फेलियर होगा या उसकी हाइपरट्रोफी होगी, जिसको अपन बोलते हैं, टर्म को डिफाइन करते हैं कोर पल्मोनले। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। अब सीओपीडी का अपन डायग्नोसिस क्या लगाते हैं? देखो, ब्रोंकोस्कोपी मतलब ब्रोंकोस का एग्जामिनेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, उसको बोलते हैं ब्रोंकोस्कोपी। एग्जामिनेशन ऑफ ब्रोंकोई थ्रू ए ब्रोंकोस्कोप मतलब एग्जामिनेशन करना ब्रोंकस का एक ब्रोंकोस्कोप के थ्रू, विजुअलाइज करना, देखना कितना नैरो है, विजुअल इनलार्ज तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी क्या होता है? कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर। मतलब कि आप कैप्नोग्राफी के अंदर क्या देखते हो? कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करते हो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की कंसेंट्रेशन अमाउंट कितना है आपने जब एयर लिया और एयर छोड़ी है तब, मतलब इंस्पायरेशन किया है, एक्सपायरेशन किया, उसमें CO2 का अमाउंट कितना है, उसको अपन बोलते हैं असेस करने वाली मेथड को कैप्नोग्राफी। नेक्स्ट आता है एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एबीजी को क्या बोलते हैं? आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ये क्या इंडिकेट करता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को, ठीक है। अब देखो एबीजी होता क्या है? द डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ पीएच। ये क्या डिफाइन करता है? पीएच को बताता है, ठीक है, ऑक्सीजन को बताता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बताता है, बाइकार्बोनेट आयन को बताता है, और सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड इन ब्लड के लेवल को
असेस करते हैं जब अपन एबीजी एनालिसिस करते हैं। अब देखो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है एबीजी एनालिसिस के अंदर, पीएच कितनी होती है 7.35 से 7.45 होती है, एंड PaCO2 मतलब पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 35 to 45 mm ऑफ Hg होती है, और पार्शियल ऑक्सीजन कितनी होती है 80 to 100 mm ऑफ Hg होती है, और HCO3 कितना होता है बाइकार्बोनेट आयन 22 to 27 मिली इक्वल पर लीटर होता है। ये क्या है नॉर्मल वैल्यू। अगर इनमें कोई डिफरेंस है तब अपन बताते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एग्लोसिस है, मेटाबॉलिक है, ये कौन सा है, ठीक है। O2 सैचुरेशन SaO2% ऑफ आर्टेरियल हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन सैचुरेशन का परसेंट कितना होता है हीमोग्लोबिन के अंदर 96 to 100% होता है, ठीक है। फिर आता है एलन टेस्ट। अब एलन टेस्ट क्यों करते हैं, ए बेड साइड टेस्ट यूज्ड टू इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ आर्टरी रेडियल एंड अल्नार ऑफ द हेड बिफोर आर्टेरियल पंक्चर फॉर एनी। एलन टेस्ट किस लिए करते हैं अपन, एलन टेस्ट इसलिए करते हैं कि आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए कहीं आर्टरी ब्लॉक या नेरो तो नहीं है, इसलिए अपन करते हैं एलन टेस्ट। मतलब एक बेड साइड टेस्ट होता है जो इवैल्यूएट एफिशिएंसी, मतलब जो आर्टरी की तो पेटेंसी है कि इसकी तो नेरोइंग तो नहीं है आर्टरी के अंदर, उसको चेक करने के लिए अपन एलन टेस्ट करते हैं मेनली रेडियल और अल्नार आर्टरी के अंदर बिफोर आर्टरी, मतलब आर्टरी को पंचर करने से पहले आप एबीजी एनालिसिस को, मतलब एबीजी एनालिसिस करने से पहले आप देखते हैं एनल टेस्ट करके कि आर्टरी पेटेंसी चेक करते हैं, ठीक है। फिर आता है टाइप्स। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, डिक्रीज पीएच बिलो 7.35 एंड इंक्रीज PaCO2 अबव 45 mm ऑफ Hg। मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, पीएच तो क्या होगी कम 7.35 से कम होगी, और इंक्रीज PaCO2 मतलब 45 से ज्यादा। अब देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर पीएच कम होती है तो CO2 बढ़ेगा, अगर CO2 कम है तो पीएच बढ़ेगी, ठीक है। कॉज हाइपोवेंटिलेशन होना मतलब ऑक्सीजन कम होना, रिटेंशन ऑफ CO2 का ज्यादा ब्लड एंड टिश्यू के अंदर रिटेंशन होना, ठीक है। फिर आता है रेस्पिरेटरी एक्लोसिस। रेस्पिरेटरी एक्लोसिस में क्या है, इंक्रीज पीएच अबव 7.45 एंड डिक्रीज PaCO2 बिलो 35 mmHg। अब देखो रेस्पिरेटरी एक्लोसिस में क्या था कि पीएच कम है, और इसमें क्या है रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस में पीएच ज्यादा है और CO2 कम है। इसमें क्या होता है कॉज हाइपर, मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होना O2 सैचुरेशन की, ठीक है। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिक्रीज पीएच बिलो 7.35 एंड डिक्रीज HCO2 कंसंट्रेशन बिलो 22 मिली इक्वल लीटर, मतलब कि जो पीएच है वो भी कम होगी और HCO3 वो भी कम होगा। अब ध्यान रखना कि पीएच और CO2 तो क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर पीएच कम होगी तो CO2 बढ़ेगी और CO2 कम होगी तो पीएच बढ़ेगी, ठीक है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि जो पीएच और HCO3 एक दूसरे के दोनों इक्वल होते हैं। अगर पीएच घट रही है तो HCO3 भी घटेगा, अगर पीएच बढ़ रही है तो HCO3 भी बढ़ेगा। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कॉज क्या होता है, सीवियर डायरिया होना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होना। ये किसका कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। एक्सेसिव यूज, ज्यादा एस्पिरिन का यूज करना। फिर आता है मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, इंक्रीज पीएच अबव 70.45 एंड इंक्रीज HCO3 कंसंट्रेशन अबव 27 मिलीग्राम। अब क्या होगा मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, मतलब दोनों का अमाउंट बढ़ गया और एसिडोसिस में दोनों का अमाउंट कम हो गया। कॉज एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है, एक्सेसिव यूज ऑफ अपन डायरेटिक ले रहे हैं जिससे जो फ्लूइड आउटपुट है वो कम हो रहा है, और गैस्ट्रिक एस्पायरेशन हो रहा है, गैस्ट्रिक अमाउंट एस्पायरेशन हो रहा है, एस्पायरेट हो रहे हैं लंग्स के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। समझे मतलब कि इनका मतलब यही है कि नॉर्मल वैल्यू का पता होना चाहिए। जहां पे नॉर्मल वैल्यू अगर HCO3 और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, देखो HCO3 और पीएच अगर कम है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर ये दोनों ज्यादा है बराबर अमाउंट में तो ज्यादा है तो इसको मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस बोलते हैं। और PCO2 और पीएच एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ COPD। अब मैनेजमेंट क्या है COPD का, आओ अपन देखते हैं मैनेजमेंट। एडमिशन ऑक्सीजन एट लो कंसेंट्रेशन, मतलब आपको क्या करना है ऑक्सीजन सप्लाई देनी है लो कंसेंट्रेशन 1 to 2 लीटर पर मिनट, मतलब 1 से 2 लीटर पर मिनट, बिकॉज हाइपोक्सिया कैन इंक्रीज ब्रीथ ड्राइविंग। मतलब अब देखो आपको क्या करना है एडमिशन करना है ऑक्सीजन लो कंसेंट्रेशन की, जिससे क्या होगा 1 से 2 लीटर पर मिनट, क्योंकि हाइपोक्सिया कॉज इंक्रीज ब्रीथिंग। अगर ब्रीथिंग ड्राइव बढ़ रही है तो क्या कॉज करेगा, हाइपोक्सिया कॉज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट गिव CPT, मतलब चेस्ट फिजियोथेरेपी। CPT का मतलब होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी,
इसका क्या मतलब होता है? परकशन एंड वाइब्रेशन ओवर द थोरेक्स टू लूजन द सिक्रेशन इन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द लंग्स। आप क्या करोगे? टेप करोगे और वाइब्रेट करवाओगे थोरेक्स को, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या है? सिक्रेशन जमा हुआ है। आप परकशन करोगे, टेप करोगे, वाइब्रेशन करवाओगे थोरेक्स, जिससे क्या होगा? सिक्रेशन लूज होगा और जो अफेक्टेड एरिया के अंदर सिक्रेशन जमा हुआ है म्यूकस वगैरह, वो क्या होगा? लूजन होगा और बाहर आएगा, जिससे क्या होगा? आपका एयरवे है वो नॉर्मल प्रॉपर ब्रीथिंग कंडीशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चेस्ट फिजियोथेरेपी क्यों देते हैं अपन? जो आपका म्यूकस वगैरह सिक्रेशन अगर अंदर जमा हुआ है उसको लूज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेस्ट टाइम टू सीपीटी इन मॉर्निंग। बेस्ट टाइम क्या होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी? आप मॉर्निंग में करनी चाहिए, 1 आवर बिफोर मील एंड 2 to 3 आवर आफ्टर मील। मतलब कि फिजियोथेरेपी का बेस्ट टाइम क्या होता है? 1 घंटे पहले मील के, या 2 या 3 घंटे बाद आफ्टर मील, खाने के 2 या 3 घंटे बाद। कभी खाते जैसे खाना खा ले उसके बाद जस्ट बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सीपीटी इज कंबाइंड विथ पोस्चरल ड्रेनेज। सीपीटी इज कंबाइंड मतलब साथ में दी जाती है पोस्चरल ड्रेनेज बाय पोजीशन सच ए ड्रेनेज सेगमेंट ऑफ लंग्स शुड बी अपर मोस्ट। मतलब ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? एयरवे के अंदर जैसे ब्लॉक जो चेस्ट के अंदर सिक्रेशन जमा है उनको ड्रेन किया जाता है। ठीक है, ड्रेन पोजीशन के अंदर, और सेगमेंट अपर मोस्ट सेगमेंट चूज किया जाता है ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रेज क्लाइंट फॉर हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट। मतलब पेशेंट को हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन के लिए इंक्रेज करना चाहिए डाइट। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट टू प्रिवेंट डिस्निया। मतलब पेशेंट को क्या स्मॉल और फ्रीक्वेंट डाइट देनी चाहिए, ये नहीं कि आप उसको एक्सेसिव अमाउंट में दो। मतलब स्मॉल और फ्रीक्वेंट फीडिंग पेशेंट को देनी चाहिए ताकि डिस्निया से प्रिवेंट हो सके। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक अप टू 3 लीटर पर डे टू कीप सिक्रेशन थिन। मतलब आपको कम से कम 3 लीटर फ्लूइड है, चाहे कुछ भी ले लो, जूस वगैरह, वाटर वगैरह। ठीक है, कम से कम 3 लीटर इनटेक करना ताकि जो सिक्रेशन है लंग्स के अंदर वो क्या हो सके? थिन हो सके, पतले हो सके, गाढ़े ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है एडवाइज पेशेंट फॉर अब्डोमिनल डायफ्रामेटिक पर स्लीप ब्रीथिंग टेक्निक। अब क्या करना? आपको पेशेंट को एडवाइज करना है अब्डोमिनल कि आप अब्डोमिनल डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग लो और पर स्लीप ब्रीथिंग टेक्निक लो। इससे क्या होता है कि सीपीटी के अंदर आराम मिलता है पेशेंट को। अब देखो, abdominal diaphragmatic respiration means respiration in which mainly the diaphragm exerts itself while the chest wall muscle are nearly attached। मतलब abdominal diaphragmatic respiration क्या होता है कि respiration in which mainly diaphragm, जो diaphragm muscle है वो यूज की जाती है, while the chest wall muscle, जो चेस्ट वाल की जो मसल है वो रेस्ट पे होती है और डायफ्राम मसल को यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, वो होता है abdominal diaphragmatic respiration। इट यूज इन नॉर्मली सामान्य क्वाइट ब्रीथिंग एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन सच एज प्लूरेसी, पेरिकार्डाइटिस और रिफ्लेक्स। ये मेनली किस में यूज किया जाता है? डायफ्रामेटिक फ्रैक्चर, नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग के अंदर, और पैथोलॉजिकल कंडीशन है कोई, ठीक है, सच एज प्लूरेसी, प्लूरल कैविटी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, पेरिकार्डिस, पेरिकार्डियम लेयर इन्फेक्शन है, रिब फ्रैक्चर है, उस टाइम आपको क्या यूज किया जाता है? एब्डोमिनल डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन। फिर आता है गिव हाई फाउलर 60 डिग्री और अबव पोजीशन विथ लीनिंग फॉरवर्ड टू एड इन ब्रीथिंग। मतलब पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन देनी है विथ लीनिंग फॉरवर्ड एड इन ब्रीथिंग। लीन फॉरवर्ड करना है पेशेंट को, ठीक है, आगे की तरफ झुका के पोजीशन देनी है ताकि ब्रीथिंग है वो नॉर्मल हो सके। फिर है एडमिनिस्ट्रेट ड्रग लाइक। अब आपको कौन कौन सी ड्रग देनी है जो सीओपीडी के अंदर पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करेगी? कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी। अब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो क्या करेंगे? जो क्या करेगी? रिड्यूस करेगी, डिक्रीज करेगी इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी, जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगी। एग्जांपल बेक्लोमेथासोन है, बुडेसोनाइड है, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूकोलाइटिक टू थिन सिक्रेशन, एग्जांपल एसिटाइलसिस्टीन। मतलब म्यूकोलाइटिक ड्रग्स क्या करती है? सिक्रेशन को पतला करती है, थिन करती है, जिससे इजीली पास आउट हो सके। एंड एग्जांपल एसिटाइलसिस्टीन, इट इज आल्सो यूज्ड एज एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन और प्रेजेंट। अब एसिटाइलसिस्टीन क्या है? पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन का एंटीडोट भी मानते हैं। फिर है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्या करेंगे? डायलेटर मतलब सीधा डायलेट करना, डायलेट करेंगे ब्रोंकाई को। एक एग्जांपल एमाइनोफाइलिन है, थियोफाइलिन है, टर्बेनोसालोन, ये क्या होते हैं? ब्रोंकोडायलेटर, जो क्या करते हैं? ब्रोंको डायलेट एरिया को आपको क्या करेंगे? डायलेट करेंगे, नेरो से प्रिवेंट करेंगे और डायलेट करेंगे, जिससे
जो एयरवे लिमिटेशन वो अवॉइड होगी और प्रॉपर ब्रीथिंग पेशेंट कर सकेगा। ये था आपका सीओपीडी।